हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आईटी जेई सेक्शन में हम आ गए आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ। सेम कंटिन्यू करेंगे इसको, जो लास्ट लेक्चर हमने जहां पे फिनिश किया था 2 पॉइंट चार्ज को लेकर। आज हम यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज की भी कंडीशन डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा दो चार्ज के लिए, या ऑसिलेटरी मोशन होगा, और इसके अलावा लाइन चार्ज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ जो अपना चल रहा था। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने किया था उसमें 2 पॉइंट चार्ज था, जिसको कि हमने टेबल पे रखा था, स्मूथ पे, फ्रिक्शन पे, इंक्लाइन प्लेन पे और वर्टिकल, इतने केस थे। अब इसके बाद आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है? तो लीनियर मास डेंसिटी क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, सॉरी 11th, कुछ क्लास सुना सा लगता है आप लोगों को, लगता है छोड़ो, देखेंगे 11th का जब करेंगे। तो अभी फिलहाल लीनियर चार्ज डेंसिटी 12th। लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर मास डेंसिटी एक ही चीज है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी को मास पर यूनिट लेंथ। अब आपको लग रहा है हाँ यार थोड़ा सा सुना है कहीं, ठीक है, चलो धीरे धीरे बहुत कुछ लगेगा। आते हैं हम लोग यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये होता है नेट चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन L। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ लैम्डा, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर, ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है, डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ लैम्डा कूलम का आपको पता है क्या होता है 80, और लेंथ का होता है L, यानी ये हो जाएगा m0 L-1 T T1 एंड A1। ये इसकी डायमेंशन हो गई चार्ज पर यूनिट लेंथ की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे ये थोड़ा सा एक चीज होती है, और आपके लिए भी होता है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने न्यूमेरिकल्स काफी डिस्कस इसीलिए किए थे क्योंकि आपको पता है F इक्वल टू Q1 Q2 R² और फॉर्मूले पता है, बट बेसिकली उसका यूज कैसे करेंगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आपके लिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे हमने क्या किया, कैपिटल Q चार्ज दे दिया, इस रॉड पे कैपिटल Q चार्ज दे दिया। रॉड की जो लेंथ है ये है L, ये रॉड की लेंथ है। तो जो लैम्डा यहां पे होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q अपॉन लेंथ L। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इतना सेक्शन ले लिया इसका यहां से यहां तक, और एज्यूम किया कि इसकी जो लेंथ है ये क्या है, स्मॉल, इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल L है, और इसमें चार्ज क्या है, Q। ठीक है, यूनिटरी मेथड काफी पुरानी बात है, बट 2-3 बार प्रैक्टिस में है तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो क्या हो जाएगा, L लेंथ में चार्ज कितना है, Q, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, Q अपॉन L। तो स्मॉल L लेंथ में कितना होगा, Q अपॉन L इंटू L, और स्मॉल L लेंथ में चार्ज कितना है, Q,
Q इक्वल टू Q अपॉन L क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, मीन्स चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये कंडीशन होती है। सेम अगर हम एक छोटा सा सेगमेंट ले लें, इतना छोटा सा सेगमेंट जिसकी की लेंथ है dx और इतनी दूर में जो चार्ज है वो क्या है dq, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। ठीक है, आज हम बेसिकली इसी का यूज करने जा रहे हैं कि इस बेस पर अगर क्वेश्चन आए तो फिर क्या मेथड होगा करने का, और थोड़ा सा इसका शॉर्टकट भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आएगा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी आएगा, बट उसका यूज हम आगे करेंगे। जहां पे यूज करेंगे वहीं पे हम इसको देखें तो सही रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे कि एक रॉड है, उस रॉड से उस डिस्टेंस पे जो कि रॉड भी चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज भी है, उस डिस्टेंस पे हमने क्या किया कि एक और सेकंड चार्ज प्लेस किया। अब हमें फाइंड करना है कि उस पर फोर्स कितना होगा। तो क्योंकि देखो है क्या, कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहां पे तो हम इसका यूज डायरेक्ट करने से रहे, थोड़ा सा देखो कैसे। जैसे हमने एज्यूम किया कि ये एक रॉड है, ये अपने पास एक रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है कितनी है L, और इस रॉड पे हमने चार्ज दे दिया कैपिटल Q, और इस रॉड से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया Q। आपको फाइंड करना है कि पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स होगा। दिक्कत पता है क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ आप यूज करो 1/4πε0 Q अपॉन दिस, तो डिस्टेंस क्या लोगे भाई, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह तो चार्ज है, तो फिर हो गई प्रॉब्लम। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, लैम्डा। हमने फाइंड किया लैम्डा, लैम्डा क्या हो जाएगा, नेट चार्ज अपॉन टोटल लेंथ Q अपॉन L, तो ये आ गया अपने पास। फिर हम क्या करते हैं इसमें कि इससे x डिस्टेंस पे, अच्छा एक चीज और बताएं, ये जो चार्ज है यहां पे है, आप कहोगे कि मान लो इसको यहां कहीं ले लिया तो भी कर सकते हैं, बट इसको डिटेल में हम फील्ड के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो वहां पे फील्ड इनटू चार्ज इक्वल टू फोर्स इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसको हम वहां पे करेंगे, दो फायदे होंगे, एक तो आपको रिकॉल हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम भी थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक छोटा सा हमने यहाँ पे सेगमेंट लिया, ये जो सेगमेंट है इसका नाम है dx, और इस पर जो चार्ज है वो क्या है dq। देखो dx इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा नहीं, बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि dq का बिहेवियर कैसे है, d कैपिटल Q लिखे क्योंकि ये q है ना, dq का बिहेवियर कैसे है, जस्ट लाइक एज अ पॉइंट चार्ज, बस उसको कहे हम भी। चलो यार, ये एक पॉइंट चार्ज यहां और ये एक पॉइंट चार्ज यहां, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि dq की वजह से, ड्यू टू dq जो फोर्स है वो कितना है df। आपने कहा f क्यों नहीं लेंगे भाई, जैसे लेते हैं ना W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx की वजह से स्मॉल वर्क डन dq, उसी तरह से f इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2, या हम ऐसे कहें 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, तो स्मॉल dq की वजह से फोर्स क्या है df, तो इसलिए हम लेते हैं स्मॉल चार्ज की वजह से फोर्स भी क्या होगा स्मॉल। भाई अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से
स्मॉल वर्क डन हो सकता है, तो स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल फोर्स हो जाएगा। तो हमने एज्यूम किया कि dq की वजह से फोर्स क्या है यहाँ पे dF, और ये लगा इन पर फोर्स dF। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। और इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, लैम्डा को। अब आइए यहाँ पे dF कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज Q, Q1 के प्लेस पर Q हो गया, Q2 के प्लेस पर हो गया dQ अपॉन इनके बीच का जो सेपरेशन है x²। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इस x को हम ऊपर लेकर चले जाएं, क्या होगा, x टू द पावर -2। और जो dQ है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। ये अपने पास आ गया। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, dF इक्वल टू k कांस्टेंट है, कैपिटल स्मॉल q कांस्टेंट है, लैम्डा चेंज होने वाला नहीं है। इन तीनों को तो उठा के बाहर फेंक दो, तो k q लैम्डा, k q लैम्डा, ये हो गए बाहर। ठीक है, आ गया हमारे पास x टू द पावर -2 dx, बस। ठीक है, अब स्टार्टिंग में x 0 है, मतलब यहां से दूसरा कोई चार्ज है ही नहीं, लेकिन 0 नहीं लेंगे भाई। यहां से चलना शुरू किए तो सबसे पहले चार्ज से हमारी मुलाकात कहां पे हुई, r डिस्टेंस पे। तो अभी r स्टार्ट हो रहा है, तो चार्ज से भी मुलाकात होने वाली है r पे, तो फोर्स भी क्या होगा, 0। और जब टोटल हम यहां तक चले गए, कितना, r प्लस l तक, तो फोर्स मिल गया F। तो dF का क्या हो गया, F फ्रॉम 0 टू F इक्वल टू k q, लैम्डा की भी वैल्यू पुटी कर देते हैं। ठीक है, क्या टाइम लगाना ज्यादा, Q अपॉन L। और ये जो अपने पास है x टू द पावर -2, इंटीग्रेट कर दीजिए, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम r टू r प्लस l। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, अपर लिमिट f माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू k q कैपिटल Q अपॉन l। और ये हो गया x टू द पावर -1 अपॉन -1 फ्रॉम r टू r प्लस l, ये अपने पास है। ठीक है, अब देखो अगर माइनस को यहां से रिमूव करते हैं तो जो लिमिट है वो चेंज हो जाता है। ये भी खैर आपने तो मैथ्स में पढ़ी होगी। F इक्वल टू k q अपॉन l, और x टू द पावर -1 को हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन x, और इसको इंटरचेंज कर दें, r प्लस l और r। तो यहां से क्या हो गया अपने पास, F इक्वल टू, यहां से देखिए k q अपॉन l इंटू अपर लिमिट 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन r प्लस l, ये अपने पास है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू k q, ये q आ गया, अपॉन r इंटू r प्लस l। तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस l माइनस r। ब्रैकेट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो r से r कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास, F इक्वल टू k q अपॉन l इंटू l अपॉन r इंटू r प्लस l। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, F इक्वल टू k q, इस l से l कैंसिल हो जाएगा, r इंटू r प्लस l। ये अपने पास सिंपल फंडा है। अब याद करने का तरीका क्या है,
तो इस पर जो फोर्स होगा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड, सेकेंड चार्ज मतलब टोटल, ठीक है, अपॉन मिनिमम डिस्टेंस इस चार्ज से, इस रॉड की जो फर्स्ट एंड की डिस्टेंस है, इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो आर इंटू आर प्लस एल, ये तरीका होगा जिसके बेस पर हम इसको करते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में ज्यादातर पूछते हैं टेंशन से रिलेटेड, अगर मान लीजिए कि किसी कोई वायर है, बीच में कोई पॉइंट चार्ज रख दें, तो उसकी वजह से वायर में टेंशन कितना होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और वो कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा वो डिस्कस करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अगर वीडियो बेटर लगता है तो आप शेयर भी करें। तो यहां से हमें सेकेंड टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी के जैसा ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो कर दें, बेल आइकन का यूज करें, और अगर बेटर लगता है तो आप दूसरे को शेयर भी करें, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो आपका पुराना अभी तक हम लोगों ने किया इससे थोड़ा सा डिफरेंट था। पिछले वाले में स्ट्रेट लाइन में चीजें थी, इस बार हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन में नहीं करके हमने क्या किया कि कुछ ऐसे ले लिया, ये कोई थिन रिंग है, या ये कह सकते हो आपकी नॉन कंडक्टिंग रिंग है, या आप कंडक्टिंग भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस रिंग पे जो चार्ज है इसको हमने ले लिया कितना, कैपिटल क्यू, ठीक है। रिंग का जो रेडियस है ये है स्मॉल आर, और आपसे कहा जाए कि जब हमने यहां पे चार्ज क्यू को प्लेस किया तो आपको बताना है कि इस वायर पे टेंशन कितना होगा, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग। हमें टेंशन निकालना है वायर पे, यहां पे चार्ज क्यू को प्लेस किया तो थोड़ा सा आप देखिए इसको, हम इसमें क्या करेंगे कि एक छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे, सेगमेंट इतना बड़ा नहीं होगा मैं पहले बता दूं, लेकिन हाँ डायग्रामेटिकली हम सही तो दिखें कम से कम, dx, और ये कंडीशन हो गई, हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया यहां पे इस चार्ज क्यू की वजह से, ठीक है। तो यहां पर लैम्डा क्या हो जाएगा, Q/2πr, ये हो गया लैम्डा, ठीक है। तो dx, और यहां पे जो चार्ज हमने देखा वो क्या था, dq, तो इसको थोड़ा सा अलग से हम बनाते हैं। अब पूरी तरह सर्कल तो बनेगा नहीं, पर जो भी है जैसे भी है यही है, वो कहते हैं ना कुल मिला के बात ये है कि यही है, तो वही हम भी कहेंगे यहां पे। और अब हम एज्यूम करेंगे कि यहां पे जो चार्ज क्यू रखा है, ये जो एंगल है थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, dx/2, और ये भी हो जाएगा dx/2। इसको दो पार्ट में कर लिया, और देखो जो टेंशन होता है हमेशा कहां होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो ये टेंशन यहां पे टेंजेंट की डायरेक्शन में हो गई इसमें, और इसमें भी टेंशन हो गई टेंजेंट की डायरेक्शन में। सेम टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म में भी, ठीक है। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग वायर को रखेंगे और वहां पर भी टेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो
देखिए यहां से ये जो एंगल हो गया ये क्या हो गया 90, ये 90, और अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो क्लियर है कि अगर यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, बस हो गया अपना काम। अच्छा, इस क्यू की वजह से यहां पे फोर्स क्या है डीएफ इस पर, तो इस क्यू की वजह से यहां पे जो फोर्स है ये डीएक्स है ना, इस पर फोर्स है डीएफ। ठीक है, तो डीएफ कितना हो जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज तो यही हो गया क्यू, दूसरा चार्ज हो गया डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया डीएफ। ठीक है, एक चीज और, डी क्यू क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा डीएक्स। क्लियर है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब आते हम लोग, वैसे हो सकता है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, इसकी डायग्राम को हम अलग से कर लें। ये हो गया टी और ये भी हो गया टी, ये एंगल हो गया थीटा और ये एंगल हो गया थीटा, तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप इनको देखो, ये थीटा है तो हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा, और ये जो फोर्स है वो क्या है डीएफ। अब है क्या कि ये टी कॉस थीटा ये टी कॉस थीटा आपस में लड़के कट के मर जाएंगे, क्या बच जाएगा डीएफ इक्वल टू दिस, यानी कि टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, यानी कि 2t साइन थीटा, 2t साइन थीटा इक्वल टू डीएफ। अब अगर हम ये एज्यूम कर लें इफ थीटा इज स्मॉल, आपको भी पता है अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा एंड टेन थीटा क्या होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा 1। तो उसी पुराने पैंतरे का यहां भी यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 2t थीटा इक्वल टू डीएफ, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया अपना डीएफ। तो क्या लिख देंगे हम लोग 2t नहीं पता थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देखो टोटल है डीएक्स था तो ये क्या हो जाएगा dx बाई 2 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी क्यू क्या होगा लैम्डा डीएक्स। काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो रही होगी, एक लाइन और इसमें हमें करना है और फिर चीजें सामने आ जाएंगी। 2t dx अपॉन 2r इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और लेमडा को भी यहीं पर निपटाते हैं q अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, q अपॉन 2 पाई आर इंटू क्या है dx। देखो अब कौन कौन से इसमें निपट रहे हैं लोग, सबसे पहले तो इसने अपने पास वाले को, और दूसरा dx को dx ने और r को r ने, तो फाइनली t इक्वल टू कितना हो गया के क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा और यूज करना है तो k को लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई 8 पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, ये हो गई टेंशन। अच्छा, कई बार ये भी पूछते हैं टेंशन की वजह से वायर में इलोंगेशन कितना होगा, तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी यंग्स मॉडुलस की। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस के लिए क्या होता है y इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स के प्लेस पर हो गया टेंशन और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इनटू स्ट्रेन, क्या हो जाएगा
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, देखा जाए तो ये ऊपर चला गया टी एल अपॉन ए वाई इक्वल टू स्मॉल एल, और इतना प्रोड्यूस हुआ इलोंगेशन। टी की वैल्यू पुट करो, लेंथ हमारे पास है 2 पाई आर, एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन होगा, यंग्स मॉडुलस इसका गिवन होगा। तो इस मेथड का हम यूज करके वायर में फाइंड कर सकते हैं कि इलोंगेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। 2 पॉइंट चार्ज की यहां पे अभी डिस्कशन चल रहा है। एक और आता है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, तो इसको भी एक बार हम देख लें, ठीक है। ये कभी बेसिकली क्वेश्चन आया था कुछ इस टाइप से कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, कुछ इस टाइप से, और ये जो अपने पास स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में ये जो अपने पास एंगल है वो है थीटा। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, बस उसमें Q1 और Q2 चार्ज डिफरेंट है। आइडेंटिकल मीन्स उनके मास सेम है। तो जब इनके मास को सेम रखा हमने, तो यहां पे और साथ ही साथ कुछ ऐसे हुआ, एक स्ट्रिंग से हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ये एंगल 90 है, एक स्ट्रिंग से हमने इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे, दोनों पे चार्ज है Q1 और Q2। तो स्ट्रिंग में टेंशन और ये सब चीजें पूछी गई थी। इस एंगल को इन्होंने ले लिया था एंगल बीटा, और ये जो एंगल है ये है अल्फा। स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, T, इतना है। तो आपसे इंफॉर्मेटिकली कुछ भी पूछा जा सकता है टेंशन के बारे में, या कुछ भी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कुछ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका भी डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो क्या होगा, mg, और इसका भी डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, ये हो गया mg, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो एंगल होगा ये हो गया अपना थीटा, और यहां पे जो एंगल है ये भी हो गया अपना बीटा, ये थीटा है बीटा, ठीक है। अब अगर इसको देखें, रिजॉल्व करें, तो ये हो गया mg cos थीटा, और ये जो अपना हो गया ये हो गया mg sin थीटा, ठीक है। इनको भी देखते हैं, ये हो जाएंगे mg cos बीटा, और ये हो जाएंगे mg sin बीटा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे ज्यादातर 90 डिग्री होता है, बट हमें 90 नहीं लेना है, कुछ भी हो सकता है। 90 जब होगा तो देखा जाएगा, और आसान हो जाएगी चीजें। ये थीटा होगी तो 90 माइनस थीटा, कैलकुलेशन इजी होगा, बट हम उसे बाद में कंसीडर करेंगे। अब देखिए, इसके बाद अगर हम देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, N,
होगा। ये टेंशन T है, तो इसको N1 ले लेते हैं और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये हो गया N2। ठीक है, अब क्या बचा अपने पास? अब बच गया ये दोनों चार्ज है, इस पर Q1 है और दूसरे पर Q2 है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, Fe, और ये भी हो जाएगा क्या? Fe। ठीक है, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा। तो इस तरफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा? Fe cos अल्फा, और ये हो जाएगा Fe sin अल्फा। और अगर यहां पे देखें तो यहां पर भी सेम कंडीशन जो भी है, अल्फा बीटा थीटा, इसको डेल्टा ले लें। ठीक है, तो ये अगर डेल्टा होगा तो ये भी हो गया डेल्टा। तो यहां से क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा Fe cos डेल्टा, और ये हो जाएगा Fe sin डेल्टा। हो गया। अब एक चीज और बच गई अभी, टेंशन। तो देखिए इस टेंशन को रिजॉल्व करो, ये हो जाएगा T cos अल्फा और ये होगा T sin अल्फा। लास्ट, ये टेंशन इधर भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? T cos डेल्टा और ये हो जाएगा T sin डेल्टा। ये बन गया अपना डायग्राम, कितना खूबसूरत सा डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग इसको करें, दिस इक्वल टू दिस, यानी अगर हम इनको देखें तो T cos अल्फा कितना होगा? T cos अल्फा इक्वल टू Fe cos अल्फा प्लस mg sin थीटा। 4 इक्वेशन बनेगी इसमें, इससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और N1 प्लस Fe sin अल्फा, N1 प्लस Fe sin अल्फा इक्वल टू T sin अल्फा प्लस mg cos थीटा, ये हो जाता है। अब देखिए ये तो इनका हो गया, इनका देखते हैं। इस पर Q2 चार्ज है, इस पर Q1 है, इस पर Q1 और इस पर चार्ज है Q2, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है L मान लें। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इनको देखिए क्या होगा? N2 प्लस Fe sin डेल्टा, N2 प्लस Fe sin डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos बीटा प्लस T sin डेल्टा होगा ना, mg cos बीटा प्लस T sin डेल्टा। और ये क्या हो गया? T cos डेल्टा, cos डेल्टा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा यहां से? mg sin थीटा प्लस Fe cos डेल्टा, mg sin थीटा प्लस Fe cos डेल्टा। ये हो गया इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 4। इतनी सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, यहां पे तो 2 पॉइंट चार्ज के केस में हम लोगों ने देखा, हालांकि Q1 Q2 को ही कंसीडर किया हमने, अब तक जितने भी किए सब में क्या था? या तो Q1 या Q2, इसको हमने कंसीडर करके यहां पे किया है। अब आपको थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में जो कूलम्स में हम लोगों ने यूज किया था वो क्या था? कूलम्स में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कूलम्स लॉ को कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो 3 चीजें आती हैं, 2 चीजें, सिमिलरिटी और डिफरेंस। कई बार कंपैरिजन में हम लोग किसकी बात करते हैं? ओनली डिफरेंस की। ह्यूमन नेचर है यार, डिफरेंस तो हम देखेंगे पहले। ठीक है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी की भी और डिफरेंस की। सिमिलरिटीज क्या है? तो ये देखिए, सबसे पहली चीज कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ, बोथ आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इसको अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप ले लो। ठीक है, तो दोनों के दोनों, अरे ये तो आर स्क्वायर हो गया, बोथ आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ।
दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और क्या होगा, सेकंड सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, नॉन कांटेक्ट। आप देखिए दो चार्ज के बीच में कोई कांटेक्ट होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह दो बॉडी अर्थ के और इनके बीच में कोई कांटेक्ट होता है, नहीं होता। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, दोनों के दोनों नॉन कांटेक्ट हो गए। और क्या हो गए, थर्ड, अभी हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, सिमिलरिटीज यहां कहां सिमिलर हैं। फिर हम डिफरेंस की बात करेंगे, बोथ आर कंजर्वेटिव। आप कहोगे नाम को सुना सा लगता है, तो मैंने कहा हाँ यार सुने होंगे, तो आप कहोगे नहीं सुना सा नहीं, सूना सूना सा लगता है, सूना सा है मतलब कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, वही कंडीशन है, बोथ आर कंजर्वेटिव। और लास्ट, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये कंडीशन होती है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है समझिए, मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, आपने इनके सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दो बॉडी है, इनके सेंटर को ज्वाइन किया। फोर्स का नेचर क्या हो सकता है बताइए, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, लेकिन होगा इसी लाइन पे जो इनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है, इसके बाहर नहीं होगा। जो इनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है इसी लाइन पे होगा। आप कहोगे ठीक है मान लिया, तो बाकी का कहां गया, बाकी कोई ऐसा फोर्स तो बताओ जो सेंटर पे काम नहीं करता है। मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे कोई भी सरफेस रख दो, तो फ्रिक्शन है, सेंटर पे काम कर रहा है। ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब क्या सेंटर पे काम करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर कहा गया है कि ये सेंट्रल फोर्स है, तो बाकी फोर्सेस से कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए, तो कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या एक तरह से कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ आर नॉन कांटेक्ट फोर्स, बोथ आर कंजर्वेटिव एंड बोथ आर सेंट्रल फोर्स। ये सब के सब सेंट्रल फोर्स है। अब कई बार क्या होता है कि आप लोग ये भी सोच लेते हो कि हाँ हाँ या ऑप्शन में होता है तो भी क्लिक कर देते हो कि चलो भाई सही है, बोथ आर एप्लीकेबल इन वैक्यूम। ठीक है यार, अगर ये देखेंगे ना कि बोथ आर एप्लीकेबल इन वैक्यूम, तब तो यार फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट, बोथ आर एप्लीकेबल इन वैक्यूम, सेकंड, बोथ आर एप्लीकेबल इन वाटर, थर्ड, बोथ आर एप्लीकेबल इन ग्लिसरीन, फोर्थ, बोथ आर एप्लीकेबल इन केरोसिन ऑयल, बोथ आर एप्लीकेबल इन पेट्रोल, बोथ आर एप्लीकेबल इन डीजल। अरे ये सब नहीं करना। जैसे कहा जाए ना कि पानी में रहने वाले 5 जीव के नाम बताओ, तो फर्स्ट इन्होंने कहा फ्रॉग, सेकंड फ्रॉग की मम्मी, थर्ड फ्रॉग के पापा, फोर्थ फ्रॉग के चाचा और फिफ्थ फ्रॉग की मौसी। यार ऐसे नहीं होगा ना, तो ये डिफरेंस नहीं लेना है। ठीक है, यही डिफरेंस है। बोथ आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ आर नॉन कांटेक्ट, बोथ आर कंजर्वेटिव, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। वैसे एक चीज बताएं, ये जो तीनों फोर्स हमने बताए हैं लास्ट के, इनकी खासियत क्या है कि ये कहीं भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते, ये कहीं भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ। अब आप कहोगे एक साथ का मतलब क्या है, अगर एक साथ करते हैं तो एक को आप लिख दो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, प्रॉपर्टी तो 3 है ना इनकी, तो हमें 3 ही लिखने पड़ेंगे। अब आप सुन लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, अगर फोर्स नॉन कांटेक्ट होगा तो कंजर्वेटिव भी होगा, सेंट्रल होगा। अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो नॉन कांटेक्ट भी होगा, सेंट्रल भी होगा। अगर फोर्स सेंट्रल होगा तो नॉन कांटेक्ट और कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं। ठीक है, तो ये इनकी सिमिलरिटीज हो गई। अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, तो हम यहां पे बात कर लें इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी तो हो गई, ये 4 सिमिलरिटीज है। ठीक है,
डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही समझ में आता है जो कूलम्स भाई ने बताया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और अपने न्यूटन जी ने बताया कि नहीं भाई ये तो M1 M2 है। देखिए आपको बताएं कि ये क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें कूलम्स और न्यूटन ये सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। कहा जाता है कि फिजिक्स में 3 पिलर्स है, एक कूलम्स, एक न्यूटन एंड फर्स्ट न्यूटन, सेकंड कूलम्स एंड थर्ड आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन मॉडर्न फिजिक्स के लिए और क्लासिकल के लिए न्यूटन एंड कूलम्स। ठीक है, यहां पे दोनों आ गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और यहां पे क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, बट इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात की जाए तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये इसकी खासियत है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक की जब बात करेंगे तो। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। यही वजह है कि इसको हम बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल है और ये नहीं है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, इसीलिए हम बोलते हैं मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, और ये क्या है, नॉट यूनिवर्सल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट यूनिवर्सल बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल। जैसे छोटी सी कोई डिजीज हो गई, ईश्वर न करे बट अगर हो जाए, तो डिपेंड करता है कि डिजीज आपकी किस कंट्री में हुई है। पता चला अफगानिस्तान में हुई, बच ही नहीं पाए, इंडिया में हुए तो बचने के चांस है, हॉस्पिटल नहीं गए तो बच जाओगे। ठीक है, और यूएस में डेफिनेटली 99% बच जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल या ब्रिटेन, जहां की भी हेल्थ सिस्टम बेटर है। ठीक है, लेकिन हमारे पॉपुलेशन इतनी है कि हो भी नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिजीज है इसको यूनिवर्सल नहीं बोल सकते। किसी कंट्री में उसके होने से आदमी बच जाता है, किसी में नहीं बचता है, दुखद है बट ऐसा होता है। लेकिन डेथ यूनिवर्सल है, कंट्री पर डिपेंड नहीं करता आप कहां पे हो, फाइनली तो मरना है, टाइम भले कुछ भी हो। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज अगर जो मीडियम पर डिपेंड करेगी यूनिवर्सल नहीं होगी, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, अब कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वर्क करता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वर्क करता है, और ये किसके प्रेजेंट में वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रेजेंस में काम करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए आप, ये जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये काफी स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज भी कवर करता है, सॉरी स्मॉल रेंज। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है और ये जो होता है क्या होता है, वीक होता है, और लेकिन ये लॉन्ग रेंज कवर करता है। अब आप कहोगे कि यार ये भी उल्टी बात हो गई, एक तरफ आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है और दूसरी तरफ करता है स्मॉल रेंज कवर करता है। भाई अगर स्ट्रांग है तो रेंज भी तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप धोखा खा गए। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, ये जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमेशा रेंज होता है। फोर्स की स्ट्रेंथ रेंज के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रैक्टिकली आप देख लो, प्रैक्टिकली ऐसे देखो, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की,
यहां देखिए थोड़ा सा, हम यहां पे बात कर रहे हैं फोर्स के स्ट्रेंथ की। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। रेंज कितना होता है आप उसको देखो तो फर्मी मीटर, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन आप देखिए कि रेंज इसका बढ़ गया, कुछ तक काम कर जाता है, ठीक है। फिर आप आते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इससे थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन रेंज इसकी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। कई बार आप देखते होंगे कि मूवी वगैरह में विलेन क्या करता है कि हीरो कार से लेके जा रहा है और उसने स्विच को ऑन किया और कार ऊपर चली गई प्लेट में। हालांकि जनरली नहीं होता, 2-3 मीटर तक होता, इतना ज्यादा नहीं होता, हो भी सकता है, डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स तो वीक है लेकिन रेंज बढ़ गई। देखो फर्मी से हम आ गए पे, से आ गए हम किस पर, मीटर पे। और इससे भी जो वीक होता है ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। आप एक कंपास ले लो, देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की वजह से, पोल से कितनी डिस्टेंस है, लेकिन रेंज देखिए कितनी ज्यादा है, लेकिन है बहुत वीक। अगर स्ट्रांग होता, पता चलता, तो किसी को जान से मारने के लिए ब्लेड यहां से गिराते, ब्लेड ऐसे जाता, काम खत्म, जैसे एक्समैन में मैग्नीटो चला रहे हैं ब्लेड, लेकिन ऐसा नहीं है। तो रेंज तो बढ़ गई लेकिन फोर्स वीक हो गया। और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और रेंज के बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये रेंज एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर होता है, समझ सकते हो। तो ये स्ट्रेंथ के फॉर्म में आ गया। और अगर रेंज की बात करें हम, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सबसे ज्यादा रेंज ग्रेविटेशन की, फिर बात आती है मैग्नेटिक फोर्स की, फिर बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, फिर उससे कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, और फिर लास्ट होता है सबसे कम रेंज होता है न्यूक्लियर फोर्स का। तो ये कंडीशन हो गई अपने पास, ठीक है। तो यहां तक हमने कूलम्स लॉ को न्यूटन्स लॉ से कंपैरिजन, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या किया, जो 2 पॉइंट चार्ज के बेस पे पॉसिबल क्वेश्चन है उसको किया, लाइन चार्ज को लेकर किया, लाइन चार्ज को हम दोबारा टच करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब मोर देन 2 चार्ज के केस में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, एसएचएम और ऑसिलेशन, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। और अभी तक फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और बेल आइकन का यूज करें। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, उसे हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।